देखो, लेजर जो होता है वो क्या है? जर्नल में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस किस हिसाब से रिकॉर्ड किया? डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में है ना? कुछ अकाउंट्स को डेबिट किया, कुछ अकाउंट को क्रेडिट किया। जर्नल में आपने ट्रांजैक्शन किस हिसाब से रिकॉर्ड किए हैं? कुछ अकाउंट्स को डेबिट किया है, कुछ अकाउंट को क्रेडिट किया, इसी तरीके से रिकॉर्ड किया है ना? अब लेजर में आप क्या करेंगी? उन चीजों का क्लासिफिकेशन, जो ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड किए हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा यहाँ लेजर में। और लेजर में क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है? हर एक अकाउंट जो डेबिट किया है या क्रेडिट किया है जर्नल में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि हर एक अकाउंट जो डेबिट किया है या क्रेडिट किया है जर्नल में, उसका सेपरेट अकाउंट यानी सेपरेट खाता आप खोलेंगे लेजर में, ठीक है। अब ऐसा किया किस ले जाता है? बताओ, जर्नल आपने इतना लंबा सा बना दिया, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस में बनाती होगी जैसे कि दो पन्ने या ढाई पन्ना मैक्सिमम जाएगा, लेकिन वास्तविकता में अगर किसी बिजनेस का जर्नल देखो, तो एक महीने का जर्नल तो कम से कम नहीं तो 200-500 पेजेस का हो जाएगा, है ना? तो क्या आप उन 200-500 पेजेस का होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं कि चलो 500 पेजेस का होगा, मान के चलते हैं किसी एक बिजनेस का है, उसका जर्नल आपने बनाया एक महीने का, कौन से महीने का? यही महीना ले लो, सितंबर का। सितंबर महीने का जो जर्नल है उसमें 500 ट्रांजैक्शंस हैं, तो 500 ट्रांजैक्शंस के लिए आपने 500 अलग अकाउंट्स को डेबिट किया होगा, 500 नहीं, 500 अकाउंट्स को डेबिट किया होगा, 500 अकाउंट्स को क्रेडिट किया होगा, है ना? हो सकता है 500 से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किया हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कंपाउंड एंट्री की है कि नहीं, है ना? अगर आपने कंपाउंड एंट्री की है तो 500 से ज्यादा भी डेबिट या क्रेडिट किए होंगे, सही बात है कि नहीं? अगर आपने 500 ट्रांजैक्शंस की एंट्री की है, 500 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है जर्नल में एक महीने में, तो उन 500 ट्रांजैक्शंस में अगर मान लो कंपाउंड एंट्री नहीं की है तो 500, कम से कम 500 अकाउंट्स डेबिट है और 500 अकाउंट्स क्रेडिट है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने आपसे रैंडमली कोई चीज कह दी कि जरा ये बताओ कि महीने में शुरुआत में आपके पास कितना कैश था और महीने के आखिरी में आपके पास कितना कैश है, तो क्या आप बता पाओगी? उन 500 ट्रांजैक्शंस में खुद ढूंढ ढांड के निकाल पाओगी कि कितने का ओपनिंग कैश था और कितने का क्लोजिंग कैश है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कितने ओपनिंग डेटर्स थे और कितने क्लोजिंग डेटर्स थे, क्या आप बता पाओगी? नहीं ना। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल में हर चीज बहुत डिटेल में दी रहती है, जर्नल में हर चीज बहुत डिटेल में दी रहती है, इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। हर चीज का जो जर्नल में रिकॉर्ड हुई है उसका सेपरेट क्लासिफिकेशन जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस जान सके चीजों के, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से ही तो आप पता लगा करोगी ना कि आप बिजनेस ठीक से कर रही हो कि नहीं कर रही हो, है ना? अगर आपके पास महीने के शुरुआत में 2,000 रुपया कैश था और महीने के आखिरी में 20,000 रुपया कैश आया, तो आप कहोगी कि एक महीने में हमारे पास 18,000 रुपए का कैश बढ़ा है, ये तो अच्छी बात है ना? तो ये चीजें आप कब डिटरमाइन कर पाओगी? जब आप हर एक अकाउंट जो डेबिट क्रेडिट हुआ है जर्नल में उसका सेपरेट खाता बनाओ, उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करो, ठीक है। ओके। बस इतना बैकग्राउंड जरूरी था मैम। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ऊपर कि हम लोग हाँ एक क्वेश्चन, तो क्या अगर सबका सेपरेट अकाउंट बना रहेगा तो हम लोग जल्दी फाइंड कर लेंगे उस अकाउंट को हाँ, लेजर में? मैंने कहा ना कि हम लोग हर ट्रांजेक्शन को क्या कर, हाँ, जल्दी फाइंड कर लेंगे बिल्कुल। पहली चीज तो ये क्यों? क्योंकि आपने जैसे कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने में क्या दिक्कत होती है? कैश के आपने ना जाने 100 ट्रांजेक्शन किए होंगे, अब हर उस 100 ट्रांजेक्शन में क्या करोगी जाके, देखोगे कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, कैश आया है कि गया है, और उसमें जोड़ जाड़ के आप बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे कि महीने के आखिरी में हमारे पास कितना कैश बचा है। यही काम करोगे ना? अगर जर्नल के थ्रू मैं आपसे कहूं कि क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगी? कैश अकाउंट डेबिट करती हो, क्या करती हो? जब भी आप कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करती हो ना, और जब भी कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करती हो। तो जाके टोटल मारोगी, जितना डेबिट, जितनी बार कैश को डेबिट किया उसको टोटल मारोगी, और जितनी बार कैश को क्रेडिट किया है उसको टोटल मारोगी, और दोनों को आपस में माइनस करोगी, है ना?
और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा कैश का। तो जर्नल से भी क्लोजिंग बैलेंस निकल सकता है, पर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप उसी कैश का एक सेपरेट खाता बना दें तो बड़े आराम से क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। ठीक है। तो जर्नल किस लिए, लेजर बनाया किस लिए जाता है? प्रॉपर क्लासिफिकेशन करा जा सके हर एक ट्रांजैक्शन का जो कि जर्नल में रिकॉर्ड हुआ है उसके सेपरेट खाते में। और दूसरा, ताकि हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक से प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, प्रेजेंट और कैलकुलेट दोनों कर पाए। ठीक। ओके। अब ये तो जर्नल में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मायने क्यों रखते हैं? ओपनिंग बैलेंस तो इसलिए भी मायने रखते हैं कि अगले साल बिजनेस शुरू करना होगा, इसलिए निकालना जरूरी है। ठीक है, इस साल बिजनेस कितनी वैल्यू पे शुरू किया है ये बात पता होनी जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस इसलिए मायने रखता है। और क्लोजिंग बैलेंस इसलिए मायने रखता है कि अगले साल भी तो बिजनेस चालू रखना है ना, तो अगले अगले साल हम इस वैल्यू से बिजनेस को शुरू करेंगे जिसपे आज हमारा साल खत्म हो रहा है। ठीक है, करेक्ट है। अब बताइए। ओके। मैं पूछ रही थी कि हमने जर्नल में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक निकालना सीखा था। जर्नल में हमने क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक निकालना नहीं सीखा था। क्लोजिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालना आप वहां सीखेंगी फाइनल अकाउंट्स में। नहीं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है। नहीं, ये नहीं निकालना सीखा है, ये यहाँ सीखेंगे मैम, यहाँ का पर्पस है ना वो। ठीक है। अब मैं एक जर्नल बनाता हूँ, क्योंकि जर्नल के थ्रू ही लेजर बनता है। तो मैं एक जर्नल बनाता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ। ले लो, इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है। और जर्नल एंट्रीज। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो पहले डेट, फिर कॉलम किसका? पर्टिकुलर्स का। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। हम्म, ये जर्नल बनाना और उसके बाद लेजर बनाना, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये लो, फोटो लो। और इसी को मैं यहाँ खोल लेता हूँ।
मैम आपको मिल गया ये पेज? यस सर, आ गया। सर लेकिन क्लियर नहीं आई है फोटो। इस पे क्लियर आई है कि नहीं, बस ये रिलेवेंट है, क्योंकि ये पूरा जर्नल बनाना पड़े उससे अच्छा। हाँ बस इस पे क्लियर आ गई है, बस दैट्स सफिशिएंट। चलो ठीक है, हम डायरेक्ट लेजर ही बनाना शुरू करते हैं क्योंकि जर्नल हमारे सामने बना हुआ है। ठीक, तो जर्नल का फॉर्मेट देख ही सकती हैं, आपने देखा ही था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। सर आप कह रहे थे लेजर फोलियो में कुछ लिखा नहीं जाता है। हाँ मैम, आप एग्जाम में लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखेंगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में इन्होंने, और आपकी बुक में भी लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जिस बुक से भेजा है वो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर करती है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ को, जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है रियल लाइफ में उसको ज़्यादा कवर करती है। इस वजह से उसने लेजर फोलियो में भी कुछ चीज़ें फिल कर रखी हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि लेजर फोलियो में ये फिलिंग कैसे होती है, लेकिन आपको एग्जाम में लेजर फोलियो में कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे सामने जर्नल खुला हुआ है ना रमेश का। अब इसी जर्नल की मदद से हमें लेजर बनाना है, और लेजर हम कैसे बनाते हैं, जर्नल में जो भी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुए हैं उनका सेपरेट खाता खोलना होगा। तो जर्नल में, ये जो जर्नल हमारे सामने है इसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ, अप्रैल 1 को, और वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सही है। ओके। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी हमारे सामने सबसे पहला खाता कौन सा है, कैश का। तो हम सबसे पहले किसका लेजर खोलेंगे, कैश का, नंबर 1 कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट कैसे खोला जाएगा, एक इधर डेट का कॉलम सबसे पहले पूरी फॉर्मेटिंग के समेत, फिर पर्टिकुलर्स का, सर आज रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम, वैसे बड़ी लेट आया, याद आया आपको, अगर मान लो भूल गए होते तो अब तक इतना बेसिक्स तो छूट ही जाता आपका, ठीक है। याद तो आ गया। मैम इतनी सारी चीज़ें आप याद रखती हैं, इसके साथ साथ ये बात भी याद रखा करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं क्यों हम हमेशा से भूलते आए हैं, और ये अब याद रहती भी नहीं, पता नहीं क्या है, बादाम शायद थोड़ा कम खाते हो। तो ये फॉर्मेट है मैम, ठीक है, और ये फॉर्मेट और लंबा है, ये जो चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ एंड रुपीस, ये आपको एक बार और लिखना होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स, तो बीच से यहाँ से और कोई मोटी लाइन नहीं खींच सकते रुपी के बाद से? हाँ रुपी के बाद से दो लाइनें नहीं खींच सकते वहाँ पे? दो लाइनें नहीं, एक ही लाइन खींचेगी बस, दैट्स इट। इसको आप थोड़ा डार्क खींच सकती हैं, बाकी लाइनों को थोड़ा लाइट खींच सकती हैं, बस ये है, लेकिन दो लाइन नहीं खींचेंगी, क्योंकि अकाउंट्स में दो लाइन का मतलब होता है मामला खत्म, अकाउंट खत्म, ठीक है, तो अकाउंट खत्म थोड़ी कर रही हैं आप। चलो। हम्म, ये मैं हर लेजर को बनाते वक्त नहीं करूँगा, ठीक है, ये मैं सिर्फ ये सबसे पहला लेजर बना रहा हूँ, इसके बाद ज़्यादा एक और में कर लेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है।
उसके बाद ये सब आप घर पे करेंगी फॉर्मेटिंग वाला काम। क्योंकि अकाउंट्स में अगर फ्रस्ट्रेटिंग चीज अगर कोई है इकलौती चीज तो वो ये फॉर्मेटिंग है। ये बने बनाए वर्कशीट्स के फॉर्म में आने चाहिए, हम लोग को केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। चलो ये है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी लेजर बनेगा। अब देखो इस लेजर में ये जो पोर्शन है ना, इस डेट से लेकर इस रुपीस तक का, ये है हमारे इस कैश अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। कौन सी साइड? डेबिट साइड। और इस डेट से लेकर इस वाले डेट से लेकर इस वाले रुपीस तक, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपकी इस अकाउंट की क्रेडिट साइड। समझ गए आप? जो पहला वाला डेट लिखा है वहां से लेकर ये रुपीस तक है आपकी डेबिट साइड, और जो ये डेट लिखी है सेकंड वाली यहां से लेकर इस रुपीस तक है आपकी क्रेडिट साइड। क्लियर है? अब बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर लूं थोड़ा और, क्योंकि ये उधर भाग गया है तो जूम इन, बस ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं कि इस कैश अकाउंट में एंट्री किस तरह, मतलब पोस्टिंग किस तरह की जाती है। अच्छा, जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था उसको रिकॉर्डिंग किया जाता था कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब भी आप जर्नल से लेजर में कोई भी चीज ट्रांसफर करेंगी तो उसको कहा जाएगा कि आप लेजर पोस्टिंग कर रही हैं, ठीक है। जब भी जर्नल से लेजर में कोई भी चीज ट्रांसफर करेंगी तो उसको कहा जाएगा कि आप लेजर पोस्टिंग कर रही हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे किया जाएगा। लेजर पोस्टिंग करने के लिए एक रूल बस याद रखो, ये रूल ना तो किसी किताब में ना कुछ है, ये बस हम ही ने बनाया हुआ है। हम ही ने क्या है, काफी टीचर्स यूज करते हैं इसको, मतलब यूपी बोर्ड में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। लेजर पोस्टिंग करने के लिए यूपी बोर्ड के बच्चे ये रूल बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम जब सीए करने आए थे, मतलब सीए करना जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त तो हमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड हर टाइप के बच्चे मिले थे। तो एक यूपी बोर्ड के बच्चे ने हमें ये रूल बताया था कि हम लेजर पोस्टिंग इस रूल के थ्रू करते हैं। मैंने कहा ये बहुत कमाल की बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा रूल है, याद रखने के लिए बड़ा आसान रहता है, आसान रहेगा इससे। तो इसलिए हम अब तब से लेकर अब तक हर स्टूडेंट को बताते रहे ये। तो लेजर पोस्टिंग का क्या रूल फॉलो करना चाहिए आपको? लेजर पोस्टिंग का ये रूल है कि जगह मेरी, नाम सामने वाले का। ठीक है। अब आईसीएससी और सीबीएसई के टीचर्स ये बताते नहीं है क्योंकि वो उनकी क्लास के खिलाफ है। पहली चीज तो हिंदी की चीज कोई बताना, ठीक है। तो वहां पे आपके स्कूल में ये रूल शायद ना बताया जाए, ठीक है। और ये रूल मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने सीए करना नहीं शुरू किया था, और सीए में एक लड़के ने बताया जो मतलब मेरे साथ मेरा दोस्त था, पढ़ रहा था, ठीक है। तो उसने मुझे ये रूल बताया कि हम लोग लेजर पोस्टिंग इस तरीके से करते हैं, हमारे टीचरों ने हमें हमारे स्कूल में ये तरीका बताया है। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये बढ़िया क्यों है जरा देखो, कि आपको लेजर पोस्टिंग करनी है किस रूल से? जगह मेरी, नाम सामने वाले का। तो कैश अकाउंट की पहला ट्रांजेक्शन देखो और उसमें बताओ कैश की जगह क्या है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट है ना, तो कैश को लिखा जाएगा डेबिट साइड पे, जगह मेरी, ठीक है। और नाम सामने वाले का क्या है आगे? नाम सामने वाले का, तो नाम हमें सामने वाले का लिखना है, यानी कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। कैश के सामने कौन है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला कहलाता है, और क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला कौन कहलाता है? डेबिट वाला, ठीक है। तो कैश के लिए सामने वाला कौन कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां नाम किसका लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट का। तो हम लेजर पोस्टिंग इसकी कैसे करेंगे? हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर कोई भी चीज डेबिट पे पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले टू लगाना है, और कोई भी चीज अगर क्रेडिट में पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले बाय लगाना है, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, बस। अब अमाउंट फिल करनी है तो अमाउंट जितनी थी कैश की उतनी फिल करेंगे, और कैश की कितनी अमाउंट थी? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए आप फिल करेंगी, करेक्ट है? समझ गई आप? अब देखते हैं कैश आगे और कहां पे आया है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखो कैश कहां आया? क्रेडिट पे। तो जगह मेरी है ना, यानी जगह मेरी है ना,
तो कैश को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पे, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रखा है जर्नल में, ठीक है, तो क्रेडिट पे लिखेंगे। पर नाम किसका लिखेंगे? सामने वाले का। तो क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला कौन है? डेबिट वाला। डेबिट पे कौन बैठा हुआ है? बैंक, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और जितनी भी कैश की अमाउंट है वो लिख दीजिए। कैश की कितनी अमाउंट है? 70,000 रुपए। डेट डाल दीजिए। हाँ, बस एक सेकंड। अप्रैल 1, अप्रैल 2। चलो, थर्ड ट्रांजेक्शन, उसमें देखो कैश क्या हो रखा है? कैश उसमें क्रेडिट हो रखा है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो रखा है, तो जगह मेरी कौन सी है? जगह इसकी क्या होगी बताओ? डेबिट की क्रेडिट? इसका होगा क्रेडिट। क्रेडिट में लिखेंगे ना, क्योंकि ये क्रेडिट पे क्रेडिट किया गया है इसको, तो हम इसको क्या करेंगे? लेजर में भी जाके अपने क्रेडिट पे ही लिखेंगे, क्योंकि जगह मेरी होनी चाहिए। और नाम सामने वाले का होना चाहिए, तो सामने वाला कौन है? परचेजेस, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस अकाउंट, अप्रैल 3। और जो भी कैश की अमाउंट थी वो उसके रुपीस कॉलम में लिख देंगे। तो कैश की कितनी अमाउंट थी? 5,000 रुपए। अब नेक्स्ट देखो, चौथे, हमें बस अब पूरे जर्नल में क्या करना है? कैश ढूंढना है कहां कहां है। तो देखो कैश यहाँ पे है, अप्रैल 4 में कहाँ है? डेबिट पे है कैश। तो कैश डेबिट पे है, तो कहाँ लिखेंगे इसको लेजर में? कैश के लेजर में कहाँ लिखे? डेबिट पे कि क्रेडिट पे? टोटल एंट्री ना, हाँ, ये लिखाएगा डेबिट में। डेबिट में, ठीक है। और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी बैंक का, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, अप्रैल 4। कितने रुपए से एंट्री करनी है? कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। 1,000 रुपए से। पांचवा, पांचवा जो ये अप्रैल 13 वाला ट्रांजेक्शन, उसमें देखो तो कुछ है ही नहीं, मतलब कैश कैश ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अप्रैल 20 में देखो ना ही कैश डेबिट हुआ है ना ही कैश क्रेडिट हुआ है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है अभी। अप्रैल 24 को देखो कैश डेबिट हुआ है उसमें, ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ है तो इसको कहाँ लिखा जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे, जगह मेरी, ठीक है। और नाम किसका होगा? सामने वाले का। तो सामने वाला कौन है अप्रैल 24 में? कृष्णा, ठीक है, तो टू कृष्णा। कितने रुपीस? 1,500 रुपए, अप्रैल 24। उसके बाद अप्रैल 28 पे आओ, इसमें देखो कैश क्या है? क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो जगह मेरी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा इसको। और नाम किसका होगा? सामने वाले का। तो सामने वाला कौन होगा? क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला डेबिट वाला होता है, तो डेबिट पे कौन है? श्याम, तो बाय श्याम लिखेंगे, अप्रैल 28। और कैश की जो अमाउंट है वो लिख दी जाएगी। तो कैश की अमाउंट कितनी है जरा बताओ इसमें देख के? कैश की अमाउंट कितनी है? कितने लिखे जाके वहां पे? 1500। 1,500? 1,500 कहाँ दिख रहा है? अप्रैल 28। 2500। 2,500 भी नहीं है। अरे 2250। 2,250 भी नहीं है कैश की। 2,250 तो शाम की है, तो शाम के सामने लिखा है ना 2,250। 2150। चलो फाइनली सही किया आपने। 2,150। नेक्स्ट, अप्रैल 30 को देखो क्या है?
अप्रैल 30 अगला ट्रांजेक्शन, उसमें हमने क्या किया है, कैश को डेबिट किया है। डेबिट किया है तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और नाम होगा सामने वाले का, तो सामने कौन है, सामने क्रेडिट पे है सेल्स, तो सेल्स का नाम लिखा जाएगा और अमाउंट है 8,000 रुपए। तो टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए, ठीक है। और तारीख लिख लेते हैं अप्रैल 30। और लास्ट ट्रांजैक्शन देखो अप्रैल 30, तो उसमें हमने कैश को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है ना। कैश को क्रेडिट कर रखा है तो जगह मेरी है ना, क्रेडिट पे लिखेंगे इसको बाय, पर नाम सामने वाले का होना चाहिए। और सामने वाले के लिए हमने क्या बताया आपको रूल, कि डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला होता है और क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला डेबिट वाला होता है, ठीक है। ठीक है, डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला होता है और क्रेडिट वाले के लिए सामने वाला डेबिट वाला होता है। तो आप जैसा देख सकती है कि कैश क्रेडिट पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए सामने वाला कौन होगा, उस डेबिट वाले। पर डेबिट पे इस बार सर दो चीजें लिखी हुई हैं, एक चीज नहीं दो चीजें हैं, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है, तो दो चीजें लिखी हुई हैं डेबिट पे यहां, ठीक है। कौन कौन, रेंट और सैलरीज दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो सर क्या करें हम लोग, क्या इसको ऐसे लिख दे बाय रेंट एंड सैलरीज, नहीं मैम, अगर दो चीजें लिखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो बाय रेंट, दोनों का नाम लिखा जाएगा, दोनों को इज्जत मिलेगी, बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। ओके, अगर डिस्काउंट लिखा है तो अगर सामने, मतलब मेरा सामने वाले से अर्थ क्या है, अगर डेबिट पे आपकी चीज है तो सामने वाला क्रेडिट वाला होगा, तो अगर जैसे क्रेडिट पे डिस्काउंट लिखा हुआ है तो डिस्काउंट का नाम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे कंपाउंड एंट्री में लिखा है डिस्काउंट की सेल्स भी हुई है, डिस्काउंट भी रिसीव देखो हुआ जैसे है, जैसे कैश ये भी दिया है। जैसे ये वाला है ना, अप्रैल 28 वाला, तो डिस्काउंट लिखा हुआ है तो ये इंपैक्ट करेगा जब आप श्याम का लेजर बनाओगी, ठीक है। श्याम का लेजर बनाओगी तो सामने वाले कौन होंगे, क्रेडिट वाले, है ना, उनका नाम लिखा जाएगा। और सामने कौन है, कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों है, तो दोनों का नाम लिखा जाएगा। टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा कितने रुपए से, 2150 रुपए से, और टू डिस्काउंट रिसीव लिखा जाएगा कितने से, 100 रुपए से, ठीक है। अगर डिस्काउंट अलाउड होता तो डिस्काउंट अलाउड होता तो वो कुछ ऐसी एंट्री होती उसके लिए, फिर उसके लिए एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कुछ भी नाम ले लेते हैं रवि। तो ये इंपैक्ट करता है जब हम रवि का लेजर बनाते हैं, क्यों, जब हम रवि का लेजर बनाते हैं तो हमें सामने वालों के नाम लिखने पड़ते हैं क्रेडिट साइड पे, है ना। तो सामने वाले यहाँ दो लोग हैं, कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों, तो दोनों का नाम लिखा जाता है, बाय कैश अकाउंट जितनी अमाउंट कैश की, और बाय डिस्काउंट अलाउड जितनी अमाउंट डिस्काउंट की है, ठीक है, करेक्ट है। ओके। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आप अमाउंट फिल करने जाएं तो कैश की जितनी अमाउंट है वो फिल करिए, पर कैश की यहां अमाउंट कितनी है, आप देख सकती है कैश की यहां पे अमाउंट है 3500 रुपए, ठीक है। अब 3500 दो पार्ट्स में कैसे सेग्रीगेट करोगे, क्योंकि रेंट और सैलरी दोनों को डालना है, तो दो पार्ट्स में कैसे सेग्रीगेट करोगी, तो जितना पार्ट रेंट का है वो रेंट में डालो और जितना पार्ट सैलरी का है वो सैलरी में डालो, ठीक है। ओके। तो रेंट का कितना पार्ट है, रेंट का है 500 रुपए और सैलरीज का कितना है 3,000 रुपए, ठीक है। समझ गई मैम, इस तरीके से होती है आपकी लेजर पोस्टिंग, कैसे, जगह मेरी नाम सामने वाले का, बस। अब अगर आप देखो तो आपने सारे ट्रांजैक्शंस, जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस थे इस जर्नल में, उन सबको आपने उसके लेजर में पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। तो जब आपने किसी भी ट्रांजैक्शंस की पूरी तरह लेजर पोस्टिंग कर दी हो, तब आपके पास अगला काम क्या होता है, उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालो, ठीक है।
जब आपने किसी लेजर की कंप्लीटली लेजर पोस्टिंग कर दी हो तब आपके पास क्या काम होता है कि आप उस लेजर का क्या करो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए डेबिट को टोटल करो, ठीक है, और क्रेडिट को टोटल करो। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है ना, वो दो फॉर्म का हो सकता है। पहला तो हो सकता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब आएगा? जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, ठीक है। और दूसरा होगा क्रेडिट बैलेंस। ये चीज लिख लीजिए मैम अपने पास कहीं बुक में, कहीं ऐसी जगह जो जहां पे आप इसको, जहां से आप इसको देख के रिवाइज कर सकें। क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी, ठीक है। तो आपका बैलेंस दो तरीके का आ सकता है। एक तो डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो आप बैलेंस निकालेंगे कैसे? डेबिट साइड का टोटल करो कैश की, उसमें देखो कितने रुपए की अमाउंट लिखी हुई है। 1 लाख रुपए प्लस 1,000 रुपए प्लस 1,500 प्लस 8,000, ये आ रहा है 1,10,500 रुपए, ठीक है। डेबिट पे कितना लिखा हुआ है? 1,10,500 रुपए। अब क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट पे कितनी अमाउंट है? तो 70,000 प्लस 5,000 प्लस 2,150 प्लस 500 प्लस 3,000। सर सीबीएसई बोर्ड का और आईसीएसई बोर्ड का अकाउंट से कुछ डिफरेंट होता है, सेम, मतलब पॉइंट ऑफ से डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत? सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का सेम होता है। या कुछ टॉपिक्स? कोई नहीं, 8650, एक सेकंड मैम बस। तो क्रेडिट पे कितना लिखा हुआ है? 8650 का अमाउंट। अब बताओ मैम ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम। तो डेबिट पे ज्यादा अमाउंट लिखी है कि क्रेडिट पे ज्यादा अमाउंट लिखी है? और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम। डेबिट पे ज्यादा अमाउंट लिखी है ना, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। और डेबिट बैलेंस जब आ रहा है तो आपका बताओ बैलेंस कहां पे बचेगा? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्योंकि कमी वहां पे है। अप्रैल 30, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस को यहां रिकॉर्ड करते हुए, अगर बैलेंस डेबिट में बचता तो क्या लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बस अब क्या करना है? 1,10,500 को माइनस करना है 8650 से, 29,850, ठीक है। दिस इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस। आपके अप्रैल महीने का क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया। अब हम दोनों साइड्स टोटल कर देंगे, दोनों अमाउंट्स की साइड, और वो बराबर आएंगी। 1,10,500 हमेशा बैलेंसिंग करने के बाद जब आप इसकी टोटलिंग करोगे इस अकाउंट की, तो क्या आएगा? आपकी दोनों साइड्स बराबर आएंगी, 1,10,500, ठीक है भाई। अरे भाई कह रहे हैं मैम इतना कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लड़कों को पढ़ाओ कुछ लड़कियों को पढ़ाओ, तो कभी कभार गलती से लड़कों के लिए मैम निकल जाता है, लड़कियों के लिए भाई निकल जाता है, ठीक है, समझ गई? तो इस तरीके से आपका लेजर बनेगा। अब बताओ कोई डाउट हो तो। ये करना ज़रूरी है क्या, बैलेंस निकालना? हाँ बैलेंस निकालना बहुत जरूरी है, अगर नहीं निकाला तो सीधे 1 से 2 नंबर उड़ाए जाएंगे, ठीक है। वरना लेजर बनाने का पर्पस ही क्या हुआ? वरना जर्नल बनाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर बनाने का, ये बैलेंस निकालने के लिए तो लेजर बना रहे हैं।
ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए तो लेजर बनाया जा रहा है, वरना पर्पस ही क्या होगा लेजर बनाने का। क्लियर है? तो ये हर एक लेजर में बनाना पड़ेगा? हाँ, हर एक लेजर जो आप बनाएंगे उसमें ये सब काम करने पड़ेंगे आपको। अब अभी तो मैंने केवल एक ही लेजर उठाया है, जो जर्नल बना हुआ है, ये जो जर्नल बना है इसमें मैंने केवल एक कैश अकाउंट को ही तो उठाया है। आपको कैपिटल का भी इसी तरह बनाना है, उसके आगे बैंक का भी इसी तरह बनाना है, उसके बाद क्या, कैश। कैश का दोबारा नहीं बनाओगे, एक बार बन गया तो बन गया। क्योंकि जब आपने पहली बार इसको बनाया था तो उसमें आपने सारे एस्पेक्ट्स तो ले लिए थे, हर जगह जहां कैश आया उसका इफेक्ट तो डाल ही दिया है, तो इसलिए कैश का एक बार लेजर खुल गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। उसके बाद परचेज का बनाना पड़ेगा, उसके बाद कैश बैंक का तो बन चुका होगा, कृष्णा का बनाना पड़ेगा, सेल्स का बनाना पड़ेगा, यानी परचेज का बनाना पड़ेगा, श्याम का बनाना पड़ेगा, फिर कृष्णा का बनाने पड़ेगा। तो इस तरह मतलब जितने लेजर्स, जितने अकाउंट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, हर हर किसी का सेपरेट लेजर खोलना पड़ेगा आपको। ठीक है? ये सर तो वही पूछ रही थी, बार बार कैरी डाउन और डाउन करना पड़ेगा? कैरेट डाउन मतलब, हाँ, बाय बैलेंस सीडी वगैरह ये सब करना पड़ेगा मैम। ठीक है, ये बैलेंसिंग हर बार करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बैलेंसिंग सिर्फ एक जगह नहीं करनी पड़ेगी, वो अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी बताऊंगा, रुको तो। ये समझ में आ गया कि नहीं? इतने में अभी कोई डाउट है? नहीं। और मैं सारे लेजर बनाऊंगा भी नहीं इसको, ये मैंने आपको फोटो भेज दिया, आप बनाएंगी। ठीक है? लेकिन ये लेजर बनाने का ये मतलब इतना क्लियर नहीं है, जर्नल से काम चल तो सकता है? हाँ, जर्नल से काम चल तो सकता है? अरे कैसे चल सकता है मैम, आपको क्लोजिंग बैलेंस जानने की जरूरत है। बिजनेस किस लिए कर रही हो? एसेट लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस नहीं जानोगी? प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी पैटर्न पे बनता है, लेजर के पैटर्न पे। तो प्रॉफिट लॉस जानना है तो वो सब कैसे पता चलेगा? ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो लेजर वेजर आपको हाथ से नहीं बनाना पड़ता है, खुद नहीं बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जर्नल एंट्री करो, अपने आप ही वो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बना के दे देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी होती है, बाकी का काम सॉफ्टवेयर कर देता है। लेकिन अगर आप प्योर मतलब सादी अकाउंटिंग की बात करें, जो कि पेन पेपर पे की जाती है, उसमें तो आपको सब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगी। ठीक है। ओके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चीजें हो रही है ना, जिनकी वजह से कैश आ रहा है, जा रहा है, ये जो एक्टिविटीज हो रही है, ये आपके ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन्स है आपके। और ये जो लास्ट में ये इतना कैश आपके पास बचा है, ये क्या है आपका? ये आपका इवेंट है। तो इवेंट जानना भी तो अकाउंट्स का काम है। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या बताया था? कई सारे ट्रांजेक्शन्स को करने की वजह से जो आउटकम आपको मिले उसको कहते हैं ना इवेंट। तो ये आपका आउटकम है, इतने सारे ट्रांजेक्शन किए तो इतना क्लोजिंग कैश बचा है आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद मैं बस एक और लेजर बनाऊंगा मैम, और वो होगा परचेजेस का। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरा स्पेशल मोटिव है, कुछ ना कुछ सिखाना है, इसलिए बनाना है। ठीक है, बाकी के सारे लेजर, ये पूरा क्वेश्चन आपको भेज ही दिया है। ठीक है, आप कह रही है कि फोटो धुंधली आई है, वैसे मुझे लग नहीं रहा धुंधली आई है, क्योंकि इसमें मुझे तो साफ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर धुंधली है तो फिर से ये फोटो भेज देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं, फिर से भेज देंगे। तो बच्चे कुछ जितने लेजर्स हैं वो सब आपको बनाने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के बहुत बोरियत होगी, हम जानते हैं आपको। ठीक है, ये करते हुए, क्योंकि जब हमने भी ये पहली बार पढ़ा था, हमें भी बहुत बोरियत हुई थी, आज भी लगती है। ये चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर है आपके कोर्स का। क्यों? क्योंकि हद से ज्यादा इजी चैप्टर है ये। हद से ज्यादा इजी चीजें इंसान को बोरिंग ही लगने लगती हैं। ठीक है, अगर नोट कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो रिकॉर्डिंग में से कर लेना। ठीक है, अब आते हैं परचेज का लेजर बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह बनेगा। रुको 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 रुको, इतनी मेहनत क्यों करें?
इरेजर, कैश को उड़ा दो, ये अंदर का जितना भी मटेरियल है सब उड़ा देते हैं, बस बन जाएगा परचेज अकाउंट। अब परचेज मैं क्यों सिखा रहा हूं मैम, मैंने आपसे कहा कि आप जितने भी लेजर अकाउंट्स खोलेंगी ना उनमें आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। जितने भी आप लेजर अकाउंट्स खोलेंगी आपको सब में क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, सिर्फ 4 चीज़ों को छोड़ के। और वो 4 चीज़ें क्या है, नॉमिनल के वो 4 भाई, बताओ नॉमिनल के 4 भाई कौन है? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, यानी एक्सपेंस लॉस इनकम गेन का आप क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालेंगी, ठीक है? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन का क्लोजिंग बैलेंस तो निकलेगा, पर उसको ये बाय बैलेंस सीडी इस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा वो अभी बता रहा हूं। क्योंकि एक्सपेंस लॉस इनकम गेन ये जो 4 चीजें हैं ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में काम आती हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये डिटरमाइन करने में काम आती हैं। इसलिए इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये सीडी का असली वर्क क्या होता है? कैरेट डाउन, और बीडी का मतलब होता है, एक बीडी भी होता है उसको कहते हैं ब्रॉड डाउन, ठीक है? असली वो क्या होता है, वर्क मतलब क्या काम आता है? अरे मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका है बस, और कुछ नहीं। कैरेट डाउन मतलब अगले साल में आप इस बैलेंस को कैरी डाउन करेंगी, और बीडी जो होता है ब्रॉड डाउन मतलब आप पिछले साल से कुछ बैलेंस ब्रॉड डाउन कर रही हैं, लेके आ रही हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस बचा था आपका, उसको आप क्या करेंगी, अगले साल जब दोबारा आपका ये अकाउंट बनेगा उस साल जाके आप इसको ब्रॉड डाउन करेंगी डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी करके, ये होगा ब्रॉड डाउन। तो आप उस ओपनिंग बैलेंस को उठाएंगी 29,850, सॉरी 29,850, ठीक है? इस तरीके से लेकिन मई 1 को अगले महीने की पहली तारीख को आप क्या करेंगी, वो जो क्लोजिंग बैलेंस बचा था उसको उतारेंगी। तो कहाँ पे उतारेंगी, क्रेडिट में बचा था तो डेबिट में उतारेंगी, अगर डेबिट में बचा होता यहाँ पे तो क्रेडिट में उतारती, तो टू बैलेंस बीडी करके उतारेंगी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है? हाँ पूछिए। लेकिन ये हमको आखिरी में करना चाहिए था, क्वेश्चन के मतलब होना चाहिए था, लेकिन इसको बराबर जितनी बार एक ही क्वेश्चन का लेजर बना उतनी बार करना हाँ हर लेजर बनाते वक्त आपको ये करना है, ठीक है? है। ये एक ही बार होना चाहिए था आखिरी में क्वेश्चन के। ऐसे कैसे हो सकता ऐड है? करना पड़ेगा क्या? हाँ ऐड करना पड़ेगा क्या सबको? हाँ, जितने भी ट्रांजेक्शन्स अभी करके दिखाया तो कैसे करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? हाँ, कैरी डाउन को ऐड करना तो नहीं होगा? जितने भी कैरेट डाउन आए हैं नहीं, उनको क्या करना होता है, वो जितने भी कैरेट डाउन आए हैं उनको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होता है, और ट्रायल बैलेंस में उनका क्या किया जाता है वो जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है? कैसे वो डालेंगे उसमें? वो जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है? अभी जरा ये देखो, अभी मैंने एक और चीज बताई है आपको, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि एक्सपेंस लॉस इनकम गेन का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखो, पहले परचेज का लेजर बनाते हैं। परचेज देखो, पहले ट्रांजेक्शन में परचेज है नहीं है, सेकंड में है नहीं है, थर्ड में है April 3, तो परचेज क्या है यहाँ पे, डेबिट है, तो जगह मेरी यानी डेबिट पे लिखा जाएगा इसको, है ना? यहाँ पे टू April 3, और नाम किसका होगा, सामने वाले का, तो परचेज के सामने वाला कौन है, कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए लिखे थे परचेज के। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे, April 4 को परचेज नहीं है, April 13 को परचेज नहीं है, April 20 को परचेज है मैम, और परचेज क्या है, वहां पे भी डेबिट हुआ हुआ है, ठीक है? परचेज वहां पे भी क्या है, डेबिट हुए, तो जगह मेरी डेबिट पे लिखा जाएगा, और नाम किसका, सामने वाले का, तो सामने वाला कौन है, डेबिट वाले के लिए सामने वाला क्रेडिट वाला यानी श्याम। और कितनी अमाउंट लिखेंगी आप, 2,250, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, April 24 को परचेज नहीं है, April 28 को परचेज नहीं है, April 30 को परचेज नहीं है, और April 30 को भी परचेज नहीं है, यानी इसके आगे और कहीं परचेज नहीं है। तो बस ठीक है, परचेज का इतना ही बड़ा खाता बनेगा और कुछ नहीं आएगा उसमें,
ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करते हैं इसकी। देखो डेबिट पे कितनी अमाउंट है, डेबिट पे है 5,000 और 2,250, 7,250 रुपए। और क्रेडिट पे कितनी अमाउंट लिखी हुई है, निल। तो ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है ना। यस सर। और डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये कहां पे बचेगा, ये बैलेंस कहां पे आएगा बताओ, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे आएगा। कितने रुपए का, 7,250 का, क्योंकि 7,250 में से आप निल माइनस करोगे तो 7,250 आएगा। ठीक है, अप्रैल 30 महीने की आखिरी तारीख को हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। महीने की जो लास्ट तारीख होती है ना उस दिन हम बैलेंसिंग करते हैं, तो अप्रैल महीने की लास्ट तारीख है अप्रैल 30। अब ये जो 7,250 का बैलेंस आया है ना, इसको आप बाय बैलेंस सीडी करके नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो चार चीजें क्या है जिनकी आप बाय बैलेंस सीडी करके बैलेंसिंग नहीं करोगे। वो चार चीजें हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, यानी नॉमिनल अकाउंट की जो चीजें हैं उनको, उनकी आप बैलेंसिंग नहीं करोगे, उनका बाय बैलेंस सीडी करके नहीं लिखोगे, बल्कि क्या करोगे, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहां आप लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस। अब दोनों साइड पे 7,250 की अमाउंट है, तो नीचे टोटलिंग कर दो, 7,250 और 7,250। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। तो हम लोग को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है मैम, मैंडेटरी है। इसको बोल्ड अक्षरों में अपने पास लिख लो। ठीक है, बोल रहा है कॉपी में लिखना हो, बुक में लिखना हो, जहां पे ये चीज मतलब आपको याद रहे, जहां पे लिखने से वहां लिख लो। ठीक है, यहां लिखे दे रहे हैं, ये चीज नोट करो। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं, लेजर अकाउंट्स, इन चारों के लेजर अकाउंट्स विल नॉट बी बैलेंस्ड। Instead, their balancing amount would be transferred to profit and loss account. ठीक है, क्लियर है। ओके। हालांकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि सारे के सारे जो खर्चे होते हैं ना, मतलब लॉस इनकम और गेन की तो कोई बात नहीं, लॉस इनकम और गेन तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, सही है। लेकिन जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो भी दो कैटेगरी के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो परचेज भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है मैम, तो इसको वास्तविकता में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन अभी आपने इतनी पढ़ाई नहीं की हुई है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर समझ कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए आप क्या करिए, जब तक आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ने नहीं जा रही हो तब तक के लिए आप जितने भी खर्चे, इनकम, लॉस, गेन है, चारों चीजें हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, और बैलेंसिंग तो कतई ना कर देना, पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन की बैलेंसिंग तो कतई ना करना। ठीक है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, हालांकि हालांकि ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका फर्दर दो पार्ट्स में बाइफर्केशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि परचेज एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अभी आपने वो बाइफर्केशन सीखा नहीं है कि किस बेसिस पे होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, अब वो अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट्स में ही समझ में आएगा अच्छे से। तो इसलिए अभी के लिए आप जितने भी खर्चे, इनकम, लॉस, गेन है, सबको क्या करिए, पीएल में ही ट्रांसफर करिए। ठीक है, ओके। गलत तो नहीं होगा मैम ट्रेडिंग में डालेंगे परचेज के तो? नहीं मैं क्या तो रहा हूँ, लॉजिकली गलत होगा,
लेकिन लेजर के क्वेश्चन में आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रही हैं तो गलत नहीं होगा, सही कर दी। आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगी, वहां पे अगर आपने परचेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो वहां गलत हो जाएगा। लेकिन वहां पे तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ही ना कि ट्रेडिंग में इसको क्यों डाला जा रहा है, ठीक है। ओके। ठीक है, बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर आपने अभी कंप्लीट बात नहीं सीखी है। कंप्लीट बात आप कहां सीखेंगे, फाइनल अकाउंट्स में। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है, जितने भी एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है, उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, उनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे ये जो जर्नल मैंने आपको भेजा है, इसमें नॉमिनल का और कौन सा आइटम है, सेल्स है। देखो, सेल्स के साथ भी यही काम किया जाएगा, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको भी, उसके साथ भी यही किया जाएगा। रेंट और सैलरी है, उसके साथ भी यही होगा, ठीक है। ओके, हम्म, तो फिर बचा ही क्या ज़्यादा। मतलब एक्सपेंस लॉस इनकम गेन के अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एसेट लाइबिलिटी। एसेट लाइबिलिटी की बैलेंसिंग होगी, ठीक है। ओके, तो फिर ये बैलेंसिंग बैलेंस शीट में ही काम आएगी। हाँ, जितनी चीजें बैलेंसेस आ रहे हैं ना, बहुत सही चीज पढ़ ली है आपने। जितने भी ये एक्सपेंस लॉस इनकम गेन को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रही हो, ये जाएंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जितने भी आपका जो बैलेंसिंग कर रही हो जिनकी, यानी एसेट और लाइबिलिटी की जिनकी बैलेंसिंग कर रही हो, तो वो कहाँ जाएंगे, वो बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपने पकड़ा किस बेसिस पे होगा, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी मैंने अभी कहा था ना, और एसेट लाइबिलिटी से आपको याद आ गया होगा बैलेंस शीट, है ना। चलो, चलो आप एक लेजर बना के दिखाओ आप जरा, ठीक है। अच्छा, वो जो नंबरिंग कर रखी है वहां लेजर के ऊपर, ठीक है, वहां जो लेजर फोलियो में नंबरिंग कर रखी है वो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं किस लॉजिक के बेसिस पे की है। तो कैश मैंने कौन सा लेजर खोला था, सबसे पहला लेजर खोला था ना, इसलिए उसका लेजर फोलियो नंबर 1 डाल रखा है कैश का, ठीक है। कैपिटल का जरूर इन्होंने इन्होंने अपने सोल्यूशन में क्या किया होगा, कैपिटल को लेजर नंबर 4 पे खोला होगा, चौथा लेजर कैपिटल का खोला होगा, तो उसके लिए लेजर नंबर 4 डाल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे लेजर फोलियो में नंबर डाले गए हैं, ठीक। ओके। चलो, तो मैं आपको एक लेजर बनाने के लिए दूं, बहुत छोटा सा लेजर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं। मुझे शाम का लेजर बना के दिखा दो। बाकी आपको सारे लेजर बनाने हैं इसमें जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो घर पे बनाना, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। शाम का बना के दिखाओ, अभी सेंड करो बना के, शाम का फटाक से बन जाएगा। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं फॉर्मेट आपके लिए खोल देता हूँ यहाँ पे। स्केल से खींचने में टाइम ना बर्बाद करना, ऐसे ही खींच लेना हाथ से। और इसी के साथ मैम चैप्टर खत्म हो गया, पता है, ये इस चैप्टर में इतना ही था। बस अब आप, बहुत एंट्री बाकी है सर। हाँ वो एंट्री बाकी है तो वो मैंने आपको होमवर्क में दिए ना, अगर आपसे होमवर्क में ये बन जाता है, सारे के सारे लेजर सही बनते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। अगर आपसे ठीक नहीं बनते हैं तो इसके ऊपर और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे हो गए, मुझे जितना सिखाना था आपको वो मैंने सब सिखा दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे अगर नहीं, मैं पूछ रही हूँ हाँ। कि जैसे हम लोगों ने वो वाली एंट्री की थी बैड डेट्स वाली, हम्म। और कमीशन डिस्काउंट और इंश्योरेंस। तो उन सब के साथ भी ऐसे ही करेंगे, उन सब के साथ भी यही करेंगे। आप जब बैड डेब्ट्स का खाता खोलेंगे बिल्कुल इसी तरह खोलेगा, इसी पैटर्न पे। और जहां जहां बैड डेब्ट आया होगा, बैड डेब्ट तो हर जब भी आया होगा डेबिट हुआ होगा ना, तो डेबिट साइड उसकी पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। आपको कुल मिला के बात क्या याद रखनी है कि आपको पोस्टिंग करते वक्त जगह मेरी नाम सामने वाले का ये रूल बस याद रखना है।
और जितनी भी एंट्रियां हों उनके क्या करने हैं, उनके इसी पैटर्न पे लेजर खोलने हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर जिस अकाउंट की आप पोस्टिंग करने जा रही हो वो अगर डेबिट साइड पे है तो डेबिट पे पोस्टिंग करो, नाम सामने वाले का लिखो यानी क्रेडिट वाले का। अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो और नाम सामने वाले का लिखो यानी डेबिट वाले का। ठीक है, अगर डेबिट पे मल्टीपल लोग हैं, एक से ज्यादा अकाउंट्स है, दोनों का नाम लिखा जाएगा। और अगर क्रेडिट पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं एक से ज्यादा तो दोनों का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर ये बात कि एसेट लाइबिलिटी की बैलेंसिंग की जाती है बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो आपका है एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। ठीक है, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन ये जो नॉमिनल वाले आइटम्स है इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है, इनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करती हो। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्चुअल बात थी इसमें। तो बैड डेब्ट्स वाला जो आप बता रही हैं कि वो जो मैंने अलग अलग टाइप के, वो तो जर्नल एंट्रीज में आपको उसके ट्रांजेक्शन सिखाए थे, लेकिन है तो वो भी एक एंट्री। और उसमें भी जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो भी एक नॉर्मल अकाउंट है ना। और बैड डेब्ट की बैलेंसिंग की नहीं जाएगी मैम, पूछो क्यों, बताओ बैड डेब्ट की बैलेंसिंग क्यों नहीं होगी? लॉस है। लॉस है तो उसका पीएल में बैलेंस ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप बैड डेब्ट से रिलेटेड भी लेजर बनाना चाहती हैं तो मैं उससे रिलेटेड भी आपको जर्नल का ट्रांजेक्शन दे दूंगा कि आप बैड डेब्ट के ऊपर भी कर लो, बैड डेब्ट वगैरह के ऊपर। ठीक है, लेकिन इतना रिक्वायर्ड नहीं है मैम कि आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इसका तो बस इतना पर्याप्त है इसके लिए। एग्जाम वेटेज की बात करें 4 नंबर की है, वो भी कभी कभार आता है, ये कभी कभार नहीं आता। क्या लेजर बनाना? हाँ, लेजर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में पता नहीं मैम, ऑब्जेक्टिव में इतने पेपर ही नहीं हुए। पिछले साल ही एक आध पेपर हुए थे, वो भी कुछ स्कूलों ने सब्जेक्टिव ले लिया था। तो ऑब्जेक्टिव, तो 3-3 बार गए थे स्कूल एग्जाम। हाँ, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का भी कोई आइडिया नहीं। ऑब्जेक्टिव में मान के चलो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से लेजर तो नहीं बनवाएंगे वहाँ। ठीक है, तो मैंने ये जो जर्नल आपको दिया है ये आप कर लेना। इसके जितने जितने भी अकाउंट्स हैं इसमें सबके सेपरेट लेजर बनाना और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालना। हम लोग अगली क्लास में सबसे पहले इसको टैली करेंगे कि आपके क्लोजिंग बैलेंसेस जो आए वो सही आए कि नहीं। और वो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन वाली बात याद रखना। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक और लेजर जर्नल आपको शेयर किए दे रहा हूँ, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। सर एग्जाम में हमें क्या करना होगा, पहले जर्नल बनाए उसके बाद लेजर करेंगे? मैम ये एक अच्छा सवाल होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो पहले जर्नल बनाने तो बैठ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर लेजर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपको लेजर बनाने को वो कहेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि जर्नल भी बनाओ लेजर भी बनाओ। ठीक है, वो सिर्फ आपसे लेजर मांगेगा। तो वहां पे आप कैसे करोगे, वहां अगर जर्नल बनाने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज अपने मन में करनी पड़ेंगी। अब मन में करने के बाद लेजर पोस्टिंग करो। ठीक है, जैसे ये जर्नल, बड़ा टाइम लग जाएगा मन में करने में। हाँ जैसे ये जर्नल आपने क्या किया है अपने सामने आपके सामने बना हुआ है ना, ये जर्नल आपको अपने मन में बनाना पड़ेगा और तब लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। कॉपी बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? हाँ ज़्यादा लगेगा मैम, क्योंकि जर्नल बनाने में बहुत तेज स्पीड कर लो तब भी आपको 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। 10-15 मिनट उसको बनाने में और 10-15 मिनट अकेले लेजर को बनाने में। तो जो काम 10-15 मिनट में होता है उसके लिए आप डबल टाइम ले लेंगी। सर मन में बनाने गलत भी तो हो सकता है लेजर, सॉरी जर्नल। ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। 20-20 क्वेश्चन लगा लिए आपने, अब भी गलत होगा क्या? और 20 अभी लगाए, एग्जाम तक 80 लगा लोगे, 80-100। अरे मतलब गलत तो नहीं होगा लेकिन कम से कम अगर एक एक्टिव भूल गया तो हाँ, अगर दूसरा। कहीं कहीं डाउटफुल लग रहा है कि मन में नहीं कर पा रहे तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन के लिए कर लो रफ वर्क में। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन के लिए रफ वर्क में कर लो। बाकी सबके लिए नहीं, जो इजी इजी है जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये सब में तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये सब तो पूछे जाएंगे, तो ये सब कोशिश करो मन में करो। और अगर बिल्कुल ही बेकार सिचुएशन हो गई कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन आ गए कि जिनको आप मन में कर ही नहीं पा रही हो तो उसका क्या करना है, तब फिर सबके रफ में
रफ में बिना डिटेल विटेल कुछ किए रफ में उसकी जर्नल एंट्री करो और उसके बाद पोस्टिंग करो। लेकिन वो भी रफ वर्क में होगा क्योंकि आपसे मेन सोल्यूशन उसने लेजर मांगा है, जर्नल नहीं मांगा है। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर चुकी होंगी जर्नल की कि आपको कंसेप्चुअल तो एरर नहीं होगी कि जर्नल एंट्री आप गलत करें। बना श्याम का लेजर? एक सेकेंड।